जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। तो भाई वेलकम टू द क्लास। कोर्स का नाम आपको मालूम है, प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस बैच। जम के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? पहला सवाल बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स रिलेटेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन सर्विस एजुकेशन। टीचर एजुकेशन की यूनिट है आपकी, ठीक है। सेवारत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित हैं। कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। सबसे पहला कीवर्ड ध्यान रखिए, इंप्रूवमेंट पूछा है। दूसरा कीवर्ड इन सर्विस एजुकेशन पूछा है। अब देखो वो कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम, या जिसको हम फाउंडेशन कोर्स बोल रहे हैं टीचर एजुकेशन का, वो ठीक। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये होगा। कोर्सेस ऑन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अच्छा, ऐसे सवाल को करते हुए ना सबसे पहले एक बार ऑप्शन पे नजर मारा करो कि हमसे तीन तीन पूछें, बस कोई भी तीन पूछें, ठीक है जी। चलिए, तो हमको तीन छांटने हैं। एक बार ये मिटा दूं, फाउंडेशन कोर्स तो नहीं होगा। फाउंडेशन होता है बेटा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए, ध्यान रखेंगे आगे। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए होता है फाउंडेशन। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप में से कई बेसिक में, जूनियर बेसिक में, बाकी चीजों में पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते नहीं चलते, है ना, दीक्षा पर, बाकी उस पर एप्स के ऊपर बी होगा, कंफर्म होगा। तो पहले तो जिसमें बी नहीं है उसको हटा दो, ये हट गया भाई। कोर्सेज ऑन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोर्सेज ऑन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगेन आपका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन अगर पूछेगा तो उसमें टिक करना, ठीक। इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन स्टेज कौन सी होती है? तीन स्टेज है, प्री सर्विस, इंडक्शन और इन सर्विस, ठीक है। तो इंडक्शन स्टेज या इंडक्शन ट्रेनिंग जब आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर चुके होते हैं, ठीक है। अभी जैसे बिहार में डाइट लेक्चरर्स की ट्रेनिंग चल रही है, आवासीय ट्रेनिंग चल रही है, जो बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हमारे, तो इंडक्शन ट्रेनिंग इसमें शामिल होगा। उसके बाद है माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। अब देखिए ये जो शब्द है कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, प्रवीणता विकास हेतु, कौशल विकास हेतु, कौशल विकास हेतु सूक्ष्म अनुरूपण, ये भी होगा। माइक्रो सिमुलेशन क्या चीज है? माइक्रो सिमुलेशन, माइक्रो सिमुलेशन एक तरीके की मॉडलिंग टेक्निक होती है। मॉडलिंग जैसे सोशल मॉडलिंग थ्योरी है ना बंडूरा की, जहां पर वन बाय वन, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल उनको उस प्रोसेस से गुजरना होता है, वो काम करके दिखाना होता है। जैसे हम सिर्फ आपसे अगर मैं ये पूछूं कि भाई व्हाट इज स्किल ऑफ सेट इंडक्शन, बताओ कौन बताएगा? उसके ऊपर ट्रेनिंग हो रही है, मॉडलिंग बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, सिमुलेशन हो रहा है, माइक्रो सिमुलेशन हो रहा है बहुत ही सूक्ष्म रूप से, तो ये भी शामिल होगा बेटा। बी, डी एंड ई ओनली आपका उत्तर हो गया बेटा, लेकिन यहां पर बात उत्तर से आगे की है, ठीक है। बहुत सी चीजें जो इनमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक, लेकिन वो सारे मेजर्स भी क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन के इंप्रूवमेंट में काम आते हैं। जैसे एनईपी के हिसाब से अगर वो आपसे पूछे क्या क्या मेजर्स होंगे, तो मेजर नोट करो। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स, रिमूवल ऑफ आइसोलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, कि भाई टीचर एजुकेशन हम कहते हैं सिर्फ मल्टीडिसिप्लिनरी, लेकिन कितना मल्टीडिसिप्लिनरी है। क्लोजिंग डाउन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इंफीरियर क्वालिटी के हैं, जो नैक की रेटिंग्स के हिसाब से नहीं है, उनको बंद कर दिया जाए। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ज्यादा एम्पावर हो इन सर्विस टीचर एजुकेशन में। तो अगर ये ऑप्शंस भी मिलेंगे इनकी बजाय, ठीक है, तो वो भी इसका पार्ट होंगे। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी,
और हर एक में जैसे यूज ऑफ आईसीटी ध्यान रखेंगे। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड्स आर प्रोबेबिलिटी बेस्ड? प्रतिदर्श चयन को निम्नांकित विधियों में कौन सी संभाव्यता पर आधारित है? संभाव्यता प्रतिदर्श मांग रहा है आपसे, वो बताइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड आर प्रोबेबिलिटी बेस्ड? प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। उस दिन भी चर्चा हो रही थी यूट्यूब सेशन में कि भाई ये सिस्टमैटिक जो है, प्रोबेबिलिटी को ही हम रैंडम बोलते हैं। ये जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग है ये आपकी रैंडम सैंपलिंग है, इसी को जिसमें हम एवरी के बोलो, एवरी एनथ बोलो, उसको सेलेक्ट करते हैं पहला चुनने के बाद। ठीक, डायमेंशनल सैंपलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इस तरह में बांट दिया। ठीक, आंसर क्या हुआ? ए हुआ, सी हुआ, ई हुआ। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए इसमें जो नए वर्ड आए हैं हमारे सामने। डायमेंशनल सैंपलिंग, ठीक है, डायमेंशनल सैंपलिंग एक तरीके की एक्सटेंशन है कोटा सैंपलिंग की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन, मतलब अगर हमने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ली तो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स पर, या हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ली, लोकल लिया, रूरल अर्बन, इनकम ली, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर लिया, मेल फीमेल, ठीक है जी, आपने बच्चे की स्ट्रीम भी ले ली, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। अब देखो कितने सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल हो गए। अब रिसर्चर को यह सुनिश्चित करना होगा कि भाई हर एक डायमेंशन के ऊपर कम से कम एक सैंपल हमारे पास जरूर है। और एक तो होगा नहीं, अगर 3 कैटेगरी है तो 3 होंगे, मेल फीमेल है तो हमें एक एक चाहिए। समझ गए? क्लियर है? ये है डायमेंशनल सैंपलिंग। आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो दोज विच आर रिलेटेड टू अच्छी हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? उत्कृष्ट परिकल्पना से संबंधित कौन कौन सी, उत्कृष्ट परिकल्पना से संबंधित कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं? कौन कौन से स्टेटमेंट हैं बेटा? देखो, सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या की सहजता, सबसे पहली चीज यहीं पे समझ लीजिए। इससे रिलेटेड हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, हमारे पास ज्ञान का भंडार पहले से है। इसमें से हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके क्या छांटी? प्रॉब्लम छांटी। ठीक है, उस प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन छांटे पॉसिबल, जिनको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। परिकल्पनाएं। अब इनको टेस्ट कर करके हमने यहां पर कुछ नया नॉलेज और ऐड कर दिया। सिर्फ अगर 2 स्टेप में हमको रिसर्च समझानी हो तो यही है तरीका, यही तरीका है ना? ठीक है, चलिए पहले आपका सवाल, इंटरेस्ट सवाल में, पहले सवाल पे आ जाते हैं। तो बेटा जितने ये सहज, जितनी सिंप्लिसिटी रहेगी एक्सप्लेनेशन की, उतना ही बेटर है। नल हाइपोथेसिस किस लिए लेते हैं? सांख्यिकीय परीक्षण के लिए नल हाइपोथेसिस किस लिए लेते हैं हम? कि भाई अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिटिकल वैल्यू के बेस पर और कैलकुलेटेड वैल्यू के बेस पर आया तो ठीक है, नहीं तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सिद्ध हो जाएगी, है ना? ये करेक्ट है। प्लॉजिबिलिटी, प्लॉजिबल, सत्य भाषिता, हाईली डिफिकल्ट टू वेरीफाई तो कभी नहीं लेंगे भाई। नॉट रिलेटेड टू एन एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं होगा। रिलेशनशिप फॉर्मुलेटेड अमंग वेरिएबल्स हैविंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी,
ये रहेगा तो ए बी और ई आपने कर दिया होगा, ए बी सी ए बी ई। चलिए ये रहा उत्तर मिल गया बेटा। मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं श्रीमान जी, यूपीएचएससी और नेट का सवाल है कि एक तो बेटा प्रोसेस ये है हमारे पास, सपोज हम इसको कहें ए, और एक प्रोसेस आधा ये है हमारे पास, इसको कहें हम बी। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ए इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, ट्रांसडक्टिव है। पहले मुझे ए के लिए उत्तर दीजिए, पहले मुझे ए के लिए उत्तर दीजिए। ये अगर समझ में नहीं आ रहा, ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार यहां पर आ जाओ। आपने 5 हाइपोथेसिस बनाई, बहुत सिंपल। अधिकतर पीएचडी में अगर आपका एक इंडिपेंडेंट है, 2 डिपेंडेंट है, तो बेटा 27, 27, 34, 64 तक हाइपोथेसिस बनती हैं। ठीक है जी, ठीक है। इस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल से क्या बना रहे हैं, रूल। एग्जाम्पल से रूल इंडक्टिव होता है, तो ये प्रक्रिया इंडक्टिव है। यहां पर एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज थी, रूल बना हुआ था, उसके अंदर गैप छांटा आपने और फिर ये किया। ये प्रोसेस डिडक्टिव रहेगा, ये निगमन रहेगी विधि, ये आगमन रहेगी। हो गई ना गड़बड़। वापस आते हैं आपके टॉपिक के ऊपर। गुड हाइपोथेसिस, अच्छी हाइपोथेसिस, कुछ और उसकी वो देखिए जरा कि भाई अच्छी हाइपोथेसिस जो होगी न्यू डिस्कवरीज के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, पावर ऑफ प्रिडिक्शन होगी उसमें, रिलेवेंट होगी अवेलेबल टेक्निक्स के हिसाब से, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, टेस्टेबिलिटी, रिलेवेंस टू द प्रॉब्लम, स्पेसिफिक, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। समझ गए? यही सारी चीजें क्या बोलते हैं हम इनको, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। क्लोजेस्ट टू ऑब्जर्वेबल डेटा, उसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल। एम्पिरिकल क्लोजेस्ट टू ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन नीड्स? मैस्लो। मैस्लो पर हर बार यूपीएचएससी में और हर बार मैस्लो पर, बेंडूरा पर, जिसको हम इंडिविजुअलिस्टिक या मोटिवेशन के ऊपर हर बार सवाल बन रहा है भाई। ठीक है, और बहुत ही आसान लगता है जब पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कि भाई सबसे पहला हमारा शारीरिक जरूरतें, फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले, दूसरी हमारी सेफ्टी नीड्स, तीसरी आती है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एसोसिएशन वाली नीड्स, एफिलिएशन वाली नीड्स, फिर आती है हमारी एस्टीम, जमीर, समझ लो, इज्जत, रुतबा, ये सब चीजें। 5वें नंबर पर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्मसिद्धि, जिसको लिखा हुआ है कई सारी बुक्स में, हिंदी मीडियम खास तौर से। ठीक है जी। अब आत्मसिद्धि का मतलब है कि मैं अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने व्यवहार से परिचित हूं, अपने नेगेटिव, निषेधात्मक और धनात्मक दोनों तरीके की चीजों से एक्विटेंस जिसको हम बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और उसको और बेहतर करने पे काम कर रहा हूं। ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखो सी तो मैं था, लेकिन करेक्ट आंसर बेटा ये हो गया। ठीक है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम? करिकुलम की यूनिट है आपके 38 नंबर में भी और 60 नंबर कोर्स में भी, और यूजीसी नेट में तो है ही है, यूजीसी नेट में तो है ही है। जिनका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र सेट का एग्जाम है
उसमें भी है ही है। ठीक है जी। पाठ्यक्रम विकास में सम्मिलित कार्यों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? सबसे पहले हम लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे या नीड्स असेसमेंट करेंगे? नीड असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले हम नीड असेसमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में हम फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद में हम उसके आधार पर किया जाने वाला कंटेंट क्या होगा। इन उद्देश्यों पर आधारित कंटेंट, ये ध्यान रखना, पहले कंटेंट नहीं आएगा, पहले उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज रहेंगी, और लास्ट में पांचवा अब ये बच गया हमारे पास, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, BADCE। डन है? ठीक, नेक्स्ट पर आ जाइए। चलिए, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन, कौशल आधारित पाठ्यक्रम से संबंधित, कौशल आधारित पाठ्यक्रम, कॉम्पिटेंसी, स्किल, द एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ इंडिविजुअल्स गेट सपोर्ट। अधिगम शैली, कॉम्पिटेंसी आप में से कई बीएड में पढ़ाते होंगे, है ना? बीएड में आपका लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल का टूल बना हुआ, उसको एडमिनिस्टर करना सिखाते हैं आप अपने बच्चों को, बीएड करने वालों को। और लखनऊ के आसपास अगर हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से दिनेश, प्रोफेसर दिनेश आकर के आपका प्रैक्टिकल लेते हैं आपके बच्चों को। कॉम्पिटेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लर्निंग स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल्स, ध्यान रखिएगा। दे विल गेट ए सपोर्ट। ठीक है जी। इंडिविजुअल्स मेमोरी बेस्ड नॉलेज, मेमोरी बेस्ड अगेन फिर से देखिए नेगेटिव वर्ड आ गया कॉम्पिटेंसी के हिसाब से। इंडिविजुअल आर हेल्प टू अचीव देयर पोटेंशियल। डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल इज फोकस्ड, या करिकुलम गेट्स डिजाइंड विद एन आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। आइडियलिस्ट कॉम्पिटेंसी के हिसाब से नेगेटिव। डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी का मतलब ही है परफॉर्मेंस, पॉजिटिव, पॉजिटिव। उत्तर बताएं क्या हो जाएगा? ठीक है, डन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज मेड कंटिंजेंट ऑन मेकिंग विद होल्डिंग ऑफ ए रिस्पॉन्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्यूज। पिछले 2 बार से इस टॉपिक पर सवाल नहीं आ रहा, लेकिन इसको सॉल्व करो जब तक मैं आपको 2 चीजें समझाता हूं। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ऐसे करके समझते जाइएगा। तो यहां पर जो चीज आएगी वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गई, यहां पर पॉजिटिव पनिशमेंट हो गई। आप कहेंगे पॉजिटिव पनिशमेंट क्या? ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और ये नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? रीइंफोर्समेंट का हमेशा ध्यान रखिए, यहां पर हम कुछ पॉजिटिव अगर है तो समथिंग इज एडेड, समथिंग इज एडेड टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ ए बिहेवियर। क्या करेंगे? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? समथिंग इज एडेड टू इंक्रीज और डिक्रीज, टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए बिहेवियर। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? समथिंग इज रिमूव्ड, समथिंग इज रिमूव्ड, लेकिन वर्ड यही रहेगा, इंक्रीज। Something is removed to increase the possibility of the behavior.
ये है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब आ जाइए पनिशमेंट के ऊपर। साइकोलॉजी में पॉजिटिव पनिशमेंट का क्या मतलब है? सोचा कभी पनिशमेंट पॉजिटिव कैसे हो सकती है? यहां पर इंक्रीज है बेटा, यहां पर आपको ध्यान रखना है डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज, नेगेटिव समथिंग इज रिमूव्ड टू डिक्रीज। और एक चीज ध्यान रखो हमेशा, रीइंफोर्समेंट आपके रिस्पॉन्स से पहले रहेगा। हम उसे प्रेरित कर रहे हैं ना कुछ करने के लिए, तो करने से पहले पनिशमेंट रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद की चीज है। बच्चे ने कर्म किया रीइंफोर्समेंट के बेसिस पर, पनिशमेंट कब देते हो? जब वो कांड कर लेता। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, पनिशमेंट आफ्टर द रीइंफोर्समेंट, और ये बेटा बिफोर द रिस्पॉन्स। आफ्टर द रिस्पॉन्स, ये बिफोर द रिस्पॉन्स। एडेड इंक्रीज, एडेड डिक्रीज, रिमूव्ड इंक्रीज, रिमूव डिक्रीज। इसमें दोनों चीजें आपकी डिक्रीज रहेंगी। सवाल पर आते वापस तुम्हारे, क्या कह रहा है वो? उसने आपसे क्या कहा है? उसने कहा है नकारात्मक प्रबलन दिया गया है, मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव ये मिटाऊं पहले मैं जरा। सवाल में पूछा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है तुम्हारा, विद होल्डिंग और मेड कंटिंजेंट ऑफ ए रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्यूज। प्रेजेंस और एब्सेंस, बी, सी और डी। एस्केप लर्निंग, पनिशमेंट लर्निंग और एक्टिव अवॉइडेंस लर्निंग। बी सी डी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है, किसी भी बुक में कुछ भी दिया हुआ हो। डन, आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब मेजर पर्पस ऑफ मेंटल हाइजीन? गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो आपका पार्ट है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में बात करी गई है, ऑप्शंस पढ़िए। तो बेटा अब इतने लंबे लंबे सवाल आएंगे आएंगे, अब वो सिंगल सिंगल वर्ड वाले नहीं आएंगे कि रिक्त स्थान भरो, ये करो। आपको पांचों पढ़ने होंगे, फिर इनमें से 3 चूज करने होंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे? प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, सेटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एस्टीम नीड्स, डिस्कवरी एंड यूटिलाइजेशन। भाई साहब, उसने पूछा मेजर पर्पस क्या है मेंटल हाइजीन का? हाइजीन, आप अपने हाथ क्यों धोते हो? बीमारी से बचो। हाइजीन का मतलब क्या है? वही सबसे पहला, ठीक है। दूसरा, ठीक, डी, ए बी एंड डी, ठीक है बेटा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, जहां कहीं अटक जाओ वहां चीजों को बेसिक से जोड़ लो बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर, एनसीएफ 2005। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय, मतलब चेंजेस। शिफ्ट का मतलब है चेंजेस, कौन कौन से बदलावों का सुझाव दिया गया। और अब नया वाला आने वाला है, आपका ड्राफ्ट आ गया था पहले ही, ठीक है। एनसीएफ 2023। नॉलेज डिसबर्स टू नॉलेज ओन्ड, इसका तो ज्ञान स्वामित्व की बात नहीं करेगी ये भाई इसमें, ठीक। सबसे पहली चीज ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। डिसिप्लिनरी टू मल्टीडिसिप्लिनरी फोकस, ये करेक्ट है, ठीक। लर्नर्स ऑटोनॉमी टू टीचर डायरेक्शन, इसका एकदम अपोजिट होगा। टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, ये सही है। फ्रॉम 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम टू सराउंडिंग एंड आउटसाइड द क्लासरूम। आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फिलॉसफी पर आ गए हम। वेदांत फिलॉसफी,
शिक्षण की अवधारणाएं जिन्हें वेदांत द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी जाएगी, वेदांत द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। बताइए जरा, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है वेदांत के हिसाब से? चित्त वृत्ति निरोध, मतलब एजुकेशन सेल्फ फुलफिलमेंट, प्रोवाइड करे फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स। चित्त वृत्ति का निरोध, निरोध मतलब निषेध, डिजायर अटैचमेंट, ठीक है। एजुकेशन ऑफ माइंड, ठीक। बेहतर जीवन, मेक लिविंग वर्दी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इंडिविजुअल सेंटर्ड, नेचर ओरिएंटेड। आंसर करिए। देखो, वोकेशनलाइजेशन और यहां लिखा है शिक्षा का व्यावसायीकरण। कैसे ना गलत करे हिंदी मीडियम का बच्चा। ए सी एंड ई, ठीक है भाई। सावित्रीबाई फुले इज नोन फॉर हिज हर कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। हर बार सवाल आता है और हर बार आंसर गलत ही आता है। पीस एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, वुमेन एजुकेशन या चाइल्ड केयर एजुकेशन। दो चीजें ध्यान रखनी है, मैंने आपको इनकी बुक्स भी कराई, ऑथर्स भी कराए। वुमेन एजुकेशन और एजुकेशन ऑफ परिगणित अनुसूचित जातियों की शिक्षा और नारी शिक्षा, मतलब मार्जिनलाइज्ड अगर लिखा होता तो वो इसमें आ जाता पूरा, ठीक है। सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ बताओ जरा, ये तो कर लोगे। जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, किस स्टेट में हुआ, महाराष्ट्र। कब हुआ बताओ। इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर। वुमन एम्पावरमेंट, स्त्री सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें दोनों चीजें आती है बेटा। पति का नाम बताओ। यूपी में तो एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ज्योतिबा फुले। जन्म कब हुआ, बताइए। हाँ, 1831 में हुआ, राइट, बहुत बढ़िया। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता में सहायता करते हैं एजुकेशन, कास्ट, इनकम, ऑक्यूपेशन, रिलीजन। शिक्षा, जाति, आय, व्यवसाय, पंथ। कास्ट नेगेटिव, ठीक। रिलीजन नेगेटिव, बाकी तीन आंसर हो जाएंगे बेटा। एजुकेशन, इनकम और ऑक्यूपेशन। ए डी, ए सी एंड डी, ठीक है। डी इसका आंसर हो गया। अब आपको ध्यान एक चीज ये रखनी है कि जिन जिन टॉपिक के ऊपर सवाल है एक एक बार वो अपने टॉपिक फेर लेने हैं बेटा। नेक्स्ट पर आ जाइए। ये डिसेबिलिटी लिखी हुई है, यहां पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, एडीएचडी, डिस्ग्राफिया। ये लो हिंदी में देख लो। डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, एडीएचडी, डिस्ग्राफिया, ठीक। डिस जहां भी लगे, ध्यान रखना, फंक्शनैलिटी की प्रॉब्लम है। चीज थी लेकिन काम नहीं कर रही, फंक्शनैलिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, देखिए, डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन, ठीक। डिसलेक्सिया, लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स, हमको तो लग रहा है सीधा सीधा ज्वाइन हो रहा। प्रैक्सिस, प्रैक्सिस, डिस्प्रैक्सिया, मोटर कोऑर्डिनेशन रिजल्टिंग इन पुअर और आउट ऑफ ऑर्डर मूवमेंट। ग्राफिया बचा, राइटिंग एसोसिएटेड विद यूजेस ऑफ रॉन्ग वर्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ठीक है जी। A4, B2, C1, D3, D3, ठीक है जी, डन। अब करना क्या है, क्लास का फायदा क्या है। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है पढ़िएगा। डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया का डिफरेंस,
तीसरा मैं आपको दे रहा हूं, डिस्टोनिया क्या होता है बताओ जरा मेरे को अभी। चलिए मैं जब तक नया क्वेश्चन लेता हूं बेटा। डिस्टोनिया जैसा कुछ होता भी है, पहले तो ये बता दो। चलिए, लीडिंग लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, लो टास्क हाई रिलेशनशिप, लो टास्क लो रिलेशनशिप, हर तरीके से समझाएं तुमको, ठीक है। चलिए मैच करेंगे हम अब जरा, ठीक है। एच टी हाई टास्क लिखा भी हुआ है इन्होंने यहां पर, ठीक है जी। सबसे पहले डायरेक्टिव स्टाइल, ये लो हिंदी में देख लो, निर्देशात्मक शैली, समर्थन प्रदायी शैली, प्रतिभाग परक शैली, प्रतिनिधानात्मक शैली, ठीक है। विशेषज्ञ शक्ति, सूचना शक्ति, पुरस्कार प्रदायी शक्ति या बाध्यकारी शक्ति। क्या होगा निर्देशा, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, कोएर्सिव पावर यूज कर रहा है वो अपनी, कोएर्सिव पावर यूज कर रहा है वो अपनी, समझ में आई चीज। कोएर्सिव का मतलब ही है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल मतलब जहर, समझ में आ रही चीज। वही क्षमा दे सकता है जिसके डंडे में दम हो। सपोर्टिव स्टाइल, सपोर्टिव रिवॉर्ड पावर, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, ठीक है जी। पार्टिसिपेटिव इंफॉर्मेशन पावर, डेलीगेटिंग लो टास्क लो रिलेशनशिप बट पावर। आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा जी। ये जो ग्रिड थ्योरी है ना बेटा, इस पर अलग अलग तरीके से आप में से कईयों ने 2013, 14, 15, 16, 17, 18 तक नेट किया होगा, तब भी सवाल आते थे इस पर 100%, और अब और अलग तरीके से आते हैं। डिस्टोनिया पढ़ना जरा, यूजीसी, नैक, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, एनसीटीई। चलो लिस्ट 1, लिस्ट 2, फंक्शन, संगठन और उसका कार्यकरण क्या है। यूजीसी, एनएएसी, नैक, सीएबीई और एनसीटीई। बताएं जी, यूजीसी क्या काम है इसका, उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन व इनका विनियमन, उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन। एनसीटीई शिक्षा, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानक, या एनएएसी का बताओ पहले। 4 प्रत्यायन, सीएबीई सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, शिक्षा की नीति और उसके कार्यक्रम तैयार करना, और एनसीटी हो गया आपका शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानकों का विनियमन। इसमें आ जाइए, बात वही रहेगी, ठीक है जी। यूजीसी आपका सेकंड में गया, स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, ना एक्रीडेशन, एक्रीडेशन, ठीक। आंसर बताइए क्या हो गया, ए 2 4 1 3, ठीक है जी। 2 2 4 1 3, सी है ना, हाँ सी है, ठीक है बेटे। आज का टाइम इतना ही रखेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।